हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, उनकी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं समझा है तो जाके आप देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो की भी। तो सबसे पहले उन दोनों को देख लेना। नाउ हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारे ये चैप्टर का नाम की बात करें तो दिल्ली इन 1947 पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, दूसरा हम रीस्ट्रक्चरिंग दिल्ली समझेंगे, तीसरा एफर्ट्स टू रीसेटल। मतलब कि जब 1947 के टाइम पे पार्टीशन हुआ था, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके ऊपर है ये पूरा, कि किस तरीके से पूरा जो दिल्ली है वो किस तरीके से रीस्ट्रक्चर हुआ और कैसे जो दोबारा से सब कुछ सेटल करना पड़ा, क्या क्या एफर्ट्स लगे और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। इसके अंदर सिर्फ दिल्ली का बताया गया, मतलब जब दिल्ली के अंदर किस तरीके से सारा सेटलमेंट हुई थी। तो बेसिकली हमारी ये जो बुक है वो पूरे दिल्ली के ऊपर ही है, ठीक है, कि दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ। सो ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। जब 1947 में पार्टीशन हुआ था उस टाइम में दिल्ली में किस तरीके से सब कुछ रीस्ट्रक्चर हुआ था, कैसे लोग सेटल हुए थे यहाँ पर दोबारा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम जानने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। सो नाउ अगर हम स्टार्ट करें अपने अगस्त 1947 से, तो ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी और पूरे वर्ल्ड में दिखा दिया था कि हाँ हम अब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसी टाइम पे दो चीज़ें हुई, एक खुशी की लहर आई, दूसरी गम की लहर। अब खुशी इस बात की थी कि हमारा देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और जो शोर था वो इस बात का था कि हमारे देश का पार्टीशन हो गया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान बन गए दो देश अलग अलग। तो अगर हम बात करें ये जो पार्टीशन हुआ था ये उसी टाइम हुआ था जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। मतलब कि 14 अगस्त में मिडनाइट में ही ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि हमारा देश अब आज़ाद हो गया, मतलब हमारे देश का पार्टीशन भी हो गया है। उसी टाइम पे ये पूरे अनाउंसमेंट वगैरह जब भी हो गई थी, तो वहाँ पर उस टाइम पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और अलग अलग जगह दंगे हुए। ये सब हम जब जानते हैं कि उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई थी वो और ज़्यादा भड़क गई थी, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान का अलग अलग। अब इंडिया तो सेकुलर था, मतलब कि धर्म निरपेक्ष, जिनके अंदर सारे धर्म के लोग रह सकते थे, लेकिन जो पाकिस्तान है उसको मतलब अलग से ही रिलीजन बेस्ड एक देश बना दिया गया, मतलब सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। तो उसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई, हम सब जानते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जो लोग पहले से ही पाकिस्तान में रह रहे थे, मतलब पाकिस्तान की साइड, तो उस टाइम तक तो वो इंडिया ही था। बट जो अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि अब पार्टीशन हो गया है, ये इंडिया है ये पाकिस्तान है अलग अलग, तो उस टाइम पे जो वहाँ पर लोग रह रहे थे वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा मारपीट मारकाट, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उस टाइम पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब कोई बताने वाला ज़रिया नहीं था ठीक से, ठीक है, कि आजकल तो हम टीवीज़ पे न्यूज़ मिल जाती है हमें, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत कम ये संसाधन थे बात करने के, पता लगाने के, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई 1947 के टाइम। तो प्रॉब्लम क्या आई थी कि प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया एक सेकुलर देश था और पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए। बट फिर भी ये जो पाकिस्तान में भी जो हिंदूज़ के साथ जो वो लोग बुरा कर रहे थे, और फिर इसकी वजह से ही इंडिया के अंदर भी जो मतलब पहले से ही यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, मतलब कि जो इंडियन कल्चर में पले बड़े थे मुस्लिम्स, उन पर भी शक करा जाना लगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो आगे हम बात करते हैं अपने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिल्ली की, जिसके अंदर हम जानेंगे किस तरीके से दिल्ली का रीस्ट्रक्चर हुआ था आफ्टर पार्टीशन। रीस्ट्रक्चरिंग दिल्ली। सो ना अगर हम बात करें पार्टीशन के टाइम की, तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाया था वो दिल्ली थी। मतलब दिल्ली में भर भर के लोग आ रहे थे, मतलब जो इमिग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स थे, रिफ्यूजीज़ थे,
वो सब दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से भर गए थे उस टाइम पे। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर थे, मतलब कि जो हिंदू, सिख्स और जो पारसीज और जो अदर माइनर कम्युनिटीज़ थी, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। और 1947 के टाइम पर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो पूरे पंजाब से आए हुए जो हिंदू और जो सिख रिफ्यूजीज़ थे, जो कि सेफ्टी और शेल्टर के लिए आए थे, कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए आए थे, कुछ अदर केस के लिए आए थे, मतलब कि कुछ रिवेंज के लिए आए थे। तो पूरी तरीके से इन लोगों से, रिफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स से पूरी तरीके से दिल्ली भरी गई थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये पूरी सिचुएशन थी उस टाइम। जो अलग अलग जगह से हिंदू और जो सिख आ रहे थे, जिनके अंदर इंक्लूडेड थे डेरा गाजी खान, NWFP और डेरा इस्माइल खान, पेशावर, कोहट और चिनौट। तो ये सब लोग भी उनके अंदर इंक्लूडेड थे, जो लोग आ रहे थे दिल्ली के अंदर बसने के लिए, ठीक है। और 1960 मतलब कि 1960 के मिड तक जो पेशावरी सलवार कमीज और जो गोल्डन पीक पे जो यूनिक अफ़गान मेल हेडगियर थे, वो 1960 के मिड तक बिल्कुल भी अनकॉमन नहीं थे दिल्ली के स्ट्रीट्स पे। और वो जो लोग थे, मतलब जो बाहर से रिफ्यूजीज़ आ रहे थे और जो मतलब इमिग्रेंट्स आ रहे थे, वो उनको मतलब उनको शेल्टर मिल रहा था फार फ्लंग एरियाज़ में, और वो झोपड़ियाँ बना रहे थे लोकेलिटीज़ में, जैसे कि नावी करीम में, ठीक है। और ये जो रिफ्यूजीज़ थे ये किंग्सवे कैंप में आ गए थे, और जो हेडसन लाइन, आउटरम लाइन्स और जो रीड्स लाइन थी, यहाँ पर मतलब लोग आके रहे थे, जो रिफ्यूजीज़ थे यहाँ पर कैंप में। जो अभी के टाइम पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खालसा कॉलेज है, वो भी एक साइट थी, मतलब जहाँ पर लोग रुके थे, जो रिफ्यूजीज़ थे वहाँ पर वो लोग रुके थे, ठीक है। और जो वहाँ पर बाकी के जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को हकीकत नगर में शिफ्ट होना पड़ा, और उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट करे, अपने जो हाउस थे वो बनाने स्टार्ट करे, ठीक है। उन्हें उन रिफ्यूजीज़ को लैंड मिली, मतलब घर बनाने के लिए। और 1970s के लेट से और 1980s के अर्ली तक कुछ लोग मुखर्जी नगर में शिफ्ट हो गए, और जो बाकी के जो लोग थे उनको राजेंद्र नगर के अंदर हाउसेस असाइन करे गए। और जो सिख थे, सिखों की एक लार्ज पॉपुलेशन इंद्रपुर के अंदर बस गई। और जो ये सेटलमेंट हुई, ये मतलब पूरी जो सेटलमेंट हो रखी थी, ये उस लैंड पे हो रखी थी जो कि 10-11 के जो विलेजर्स थे उनसे जो लैंड एक्वायर कर ली गई थी, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पर सेटलमेंट हुई थी ये इंद्रपुरी वाली। जैसे ही जो हिंदूज़ और जो सिख माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी, जो कि अब वहाँ से आ गई थी इंडिया, तो इंडिया में आने के बाद जब दिल्ली में 1941 से लेकर 1951 के बीच में, मतलब बीच के डिकेड में दिल्ली की पॉपुलेशन 90% तक इंक्रीज़ हो गई। और उस टाइम दिल्ली को पूरी तरीके से रिफ्यूजिस्तान बना दिया गया था, मतलब कि यहाँ पर रिफ्यूजी मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब क्या सिचुएशन रही होगी दिल्ली के अंदर उस टाइम पे, जब इतने सारे लोग दिल्ली के अंदर आके बस गए थे। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो कॉमन टेंशन चल रही थी उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर रीशफलिंग हुई, मतलब फेरबदल हुई। और उस टाइम पे जो पार्टीशन था उसकी यही रियलिटी, यही टेंजिबल रियलिटी थी पार्टीशन की, ठीक है, ये जो रीशफलिंग हुई थी। और अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ मुस्लिम्स इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, सिटी में रहने वाले लोग, उन्होंने सिटी छोड़ दी थी, मतलब मुस्लिम्स ने। और लगभग जो 329,000 मुस्लिम्स ने दिल्ली को छोड़ दिया था पार्टीशन के टाइम पे। और 1951 के टाइम पे जब सेंसस हुआ, मतलब जनगणना हुई, तो उस टाइम पे जो सिटी का रिकॉर्ड था वो था मतलब कि 99,000 मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन उसके 1951 के एंड तक आते आते जो मतलब पहले जो पॉपुलेशन 33.22% थी, ठीक है, वो आते आते 5.71% रह गई। और उसके बाद अगस्त के एंड तक और जो स्टार्टिंग था सितंबर का 1947 में,
तो उस टाइम तक आते आते पूरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। मतलब कि जो दिल्ली में जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। मतलब लूट पाट हो रही थी और मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब मार करा जाता था दुश्मन के घर को। ठीक है कि अगली बार इसकी है, अगली बार इसकी है, इसको लूटा जाएगा। ठीक है, मतलब मार्किंग से मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक वे में पूरी तरीके से लूट पाट चालू हो गई उस टाइम। ठीक है, जिसमें जो घर थे, दुकानें थी, सबको मतलब तहस नहस करना। और जो मेन उस टाइम पे जो फोकस था ये था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स को यहाँ से निकाल दिया जाए। और मतलब इस चीज़ को अटेम्प्ट करा गया था कि मुस्लिम्स को एवरी पार्ट ऑफ द सिटी निकाल दिया जाए। It was not people alone, but the every cloth they were now pronounced as being Hindu and Muslims। मतलब कि उस टाइम पे सिर्फ लोगों को ही लेकर ये सब नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ कि अब मुस्लिम्स ने जो कपड़े डिज़ाइन करे थे और जो हिंदूज़ कपड़े पहनते थे तो उनको भी नाम दे दिया गया अलग अलग कि ये मुसलमानी कपड़े हैं और ये मतलब हिंदू वाले कपड़े हैं। इस तरीके से कपड़ों को भी नाम से प्रोनाउंस करा जाने लगा उस टाइम पे। और यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो भी पार्शियलिटी कर रही थी उस टाइम पे। और उसी टाइम वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, एक नोटेड इंसिडेंट कैनॉट प्लेस में, जो कि एक ओडियन मूवी थिएटर के पास हुआ था। मतलब एक थिएटर के पास कुछ गुंडे दुकानों को लूट रहे थे और जिसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। मतलब पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। ठीक है, इस इंसिडेंट को नोटिस करते हुए जो जवाहरलाल नेहरू हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे इंडिया के उस टाइम पे, उन्होंने सोचा मतलब वो इम्पेशेंट हो गए और उन्होंने ये जो काम था मतलब गुंडों को हटाना, डिसअपेयर करना, तो उन्होंने ये टास्क अपने हाथों में ले लिया कि अब ये काम मैं करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि जो पुलिस भी है वो भी उसी सोसाइटी से आती है जहाँ से मतलब जहाँ पर ये कम्युनल हेट, मतलब ये जो हेटर फैला हुआ है। ठीक है, तो पुलिस भी उसी चीज़ से आती है, इस वजह से पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब खून खराबा हो रहा था, ब्लडियस्ट वायलेंस हो रहा था सितंबर के शुरुआत में, मतलब 1947 के टाइम पे, वो 3 जगह थी, मतलब मिक्स लोकेलिटीज़ थी, करोल बाग, सब्जी मंडी और पहाड़गंज। तो इन जगहों पे सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, मार काट, हत्या, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इनके इनहेबिटेंट्स के जो डाइवर्स नेचर थे उनकी वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी स्पेशली, उनको यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि ना तो ये लोग गेट्स वगैरह लगा सकते थे, ना ही कोई और अदर फॉर्म में प्रोटेक्शन सेटअप कर पाए, क्योंकि जैसे कि अदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरहुड्स थे वहाँ पर मुसलमानों ने नहीं करने दिए थे ये सब। इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग भी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे थे। और जो मैसिव किलिंग्स हो रही थी, ये मैसिव किलिंग्स मुसलमानों को बाहर की तरफ धक्का दे रही थी, मतलब पुश कर रही थी बाहर के एरियाज़ में। ठीक है, तो जो थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज़ थे, वो जो रिफ्यूजीज़ कैंप्स थे उनमें जाने से पहले अपने घरों, अपने जो नेबरहुड हैं, मतलब कि मोहल्ले थे, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो लोग वहाँ पर छुपे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एज अ शेल्टर वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्शन के लिए रुके। और उसके बाद जो पुराना किला था वहाँ पर 80,000 लोग, मतलब 80,000 की भीड़ वहाँ पर रुकी थी। ठीक है, और वहाँ पर मतलब इतने सारी तो भीड़ थी, लेकिन वहाँ पे जो टेंट्स थे वो बहुत कम थे। और एक रनिंग वाटर था, मतलब रनिंग वाटर टैप था, और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, और जो टॉयलेट्स और बाथरूम वो भी नहीं थे। मतलब कि बिल्कुल भी मतलब कोई सुख सुविधा नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन के दौरान सिर्फ सिटी के साइज़ और जो फंक्शंस थे वो ही टर्न नहीं हुए थे, उसके साथ साथ जो अर्बन हायरार्की थी उसमें भी अप डाउन आए थे, मतलब अप्स एंड डाउन आए थे। मतलब कि जो अमीर लोग थे वो रातों रात गरीब हो गए, और जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी लोगों की, जो कि लोगों को डिसबिलीफ एक्सपीरियंस कराती है बाय वन पर्सन आफ्टर अनदर डिस्कवरिंग देयर
एक्विंटेंस एंड पेयर्स, मतलब कि जैसे कि लोग अपने जो जानने वाले लोग थे और जो प्रोटेक्टेड पीपल, उन सबको, मतलब जो लोग उन सब चीज़ों से हार्म हुए थे, उन्हें रिफ्यूजीज़ में देखते हैं तो उन लोगों को कैसा फील हुआ, मतलब कैसा लगा। एक कृष्णा सोबित थे, ठीक है, उन्होंने मतलब याद किया कि जब उनके जो पड़ोसी थे, एक मुस्लिम पड़ोसी था जो मिडिल क्लास मुस्लिम थे, और जब वो उनसे मिलने गए पुराना किला कैंप में, मतलब जहाँ पर रिफ्यूजीज़ इकट्ठा हो रखे थे, वहाँ पर जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनकी आंखों में ह्यूमिलिएशन के आंसू देखे, मतलब कि अपमान के आंसू देखे उन्होंने उनकी आंखों में। और जो हिंदूज़ और सिख्स थे जो मतलब रिफ्यूज़ी पंजाब से आए हुए थे, उनके फादर के बंगलों में रुके हुए थे, उन रिफ्यूजीज़ की नाराज़गी बताती है। क्योंकि जिन लोगों का स्टेटस अच्छा था, मतलब जिन लोगों के जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और उनका अब ये जो चेंजेस आए थे, मतलब वो लोग रिफ्यूजीज़ बन गए, तो ये चीज़ उनके लिए आसान नहीं थी, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था, इस चेंज को। और 2 मुस्लिम कैंप्स के थ्रू जो डेमोग्राफी डाटा था वो इंडिकेट करता है कि 2 महीने से कम टाइम में जो मैसिव एक्सोड्स हुआ था, मतलब कि मतलब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो यहाँ से चली गई थी, मतलब भाग गए लोग, ठीक है। और जो मिड सितंबर तक ये चीज़ मतलब पीक पे आ गई कि मतलब लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ से चले गए, और जो पुराना किला और जो हुमायूं टॉम में जो 164,000 मुस्लिम रिफ्यूजीज़ को मतलब ध्यान रखा गया था, वहीं पे वो लोग रहे थे, ठीक है। और 1.5 महीने बाद 22 अक्टूबर को पुराना किला बंद हो गया। उसके बाद जो बचे हुए जो रिफ्यूजीज़ थे, 2000 रिफ्यूजीज़, उन्हें हुमायूं टॉम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद ड्रेस्टिकली जो डिक्लाइन हुआ पॉपुलेशन का, तो वो 4000 तक पहुंच गई, ठीक है। और जनवरी फरवरी के टाइम पर जो कैंप थे, इनमें से जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम्स दिल्ली को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, मतलब यहाँ से दिल्ली से। और ये जो बात है ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से पता चलती है, ठीक है, कि जनवरी और फरवरी के बीच में कि 30,500 मुस्लिम्स यहाँ से पाकिस्तान चले गए दिल्ली से, ठीक है। उस टाइम पे जो ये रिपोर्ट थी ये इस पूरी तरीके से तो क्लियर नहीं कर पा रही थी कि वो लोग मुस्लिम जोन्स में गए या अलग अलग जो भी है, मतलब कि जो लोग जिस जगह पे रह रहे थे, मतलब उनकी जो इनहेबिटेंट जो प्लेस था जहाँ पे वो शुरू से रह रहे थे, उस जगह को भी छोड़ छोड़ के अलग अलग जगह पे चले गए, क्योंकि ये सब ये जो दंगे हो रहे थे इनकी वजह से, इन वायलेंस की वजह से वो लोग यहाँ से चले गए। now हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है एफर्ट्स टू रीसेटल, मतलब रीसेटल करने के टाइम पे क्या क्या एफर्ट्स लगे थे दिल्ली के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं इसमें। इट अपीयर डैट जो ये जो कैंप्स लगे थे रिफ्यूजीज़ के लिए, इनमें जो रहने वाले रिफ्यूजीज़ थे मोस्ट ऑफ द पीपल पाकिस्तान चले गए यहाँ से कैंप्स को छोड़कर, और बाद में वो इनका प्यार था या बिलोंगिंगनेस टू द सिटी डैट इतने वायलेंस होने के बाद भी 1000 लोग वापस आ गए सिटी के अंदर, और ये उस चीज़ का फ्रूट था, उस इंटेंस एफर्ट्स का बाय नेशनलिस्ट मुस्लिम्स एंड गांधीयन लीडर्स एंड वॉलंटियर, जो कन्वेंस कर रहे थे मुस्लिम को डैट दे बिलोंग टू इंडिया, मतलब कि वो इंडिया से हैं और दिल्ली के अंदर सेफ रहेंगे, ठीक है। और बाद में हमारा 24 अक्टूबर को जब वो फ्राइडे को मुस्लिम्स की जामा मस्जिद में प्रेयर हो गई, उसके बाद कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने स्पीच दी थी वहाँ पर। तो ये एक क्रिटिकल मोमेंट था कि जब मुस्लिम्स को कन्विंस करा गया कि वो लोग कैंप्स में वापस आ जाएं, ठीक है, कैंप्स से वापस आ जाएं। और मोस्ट ऑफ दी जो दिल्ली मुस्लिम्स थे वो इस टाइम पर पाकिस्तान से दिल्ली वापस आ रहे थे इस चीज़ को सुन के कि अब
दोबारा से मतलब शांति आएगी, तो उसकी वजह से वो लोग वापस आ रहे थे पाकिस्तान से दिल्ली। बट उनके पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं थी, मतलब कोई घर नहीं था। और जो रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान से आए थे, मतलब हिंदू और सिख, उनके पास भी रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने भी कुछ जो डेजर्टेड लैंड्स थे उनको ऑक्यूपाइड कर लिया रहने के लिए। और जब हिंदू और जो मतलब लोकल हिंदूज़ और जो मुस्लिम थे, उन्होंने पीस को दोबारा मतलब री-एस्टैब्लिश करना चाहा, तो उस टाइम पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया कि मुस्लिम्स को हटाने के लिए, मतलब कि उनको बाहर निकालने के लिए, बेदखली करने के लिए जो की स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस चीज़ को रेगुलरिज्म में लाना, कि उन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को एविक्यू में बताना। मतलब कि एविक्यू मतलब होता है कि जो पार्टीशन के टाइम पे जो मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे यहाँ से छोड़कर, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें एविक्यू प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, कहा गया था मतलब। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी को एविक्यू डिक्लेयर कर दिया गया था। और मतलब कि ये चीज़ कंफर्म भी नहीं हुई थी कि वो लोग सच में वहाँ से गए हैं या नहीं। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उसके बावजूद भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को एविक्यू बता दिया गया। एंड मतलब जिन्होंने दिल्ली को लेफ्ट नहीं करा था और जो लोग वापस भी आ गए थे, तो दूसरे शब्दों में कहें तो उनके घरों को एविक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड देन जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादातर जो मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेलिटीज़ थी उनमें चले गए, क्योंकि वही एक उनके लिए सेफ़ प्लेस था, ठीक है, सिटी में। तो अगर हम वन ऑफ द कंप्लेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस टाइम पे किसी ने कंप्लेन करी थी इस बात की कि उसके घर जो मतलब जिस घर में वो रहता था अपनी फैमिली के साथ, उस घर को ज़बरदस्ती छीन लिया गया। एंड उसके बाद 11 अक्टूबर को एक दिल्ली के जो चीफ कमिश्नर थे खुर्शीद अहमद खान, इन्होंने ये चीज़ नोट करी थी कि जो मुस्लिम्स हैं अब वो ये जो करोल बाग, सब्जी मंडी और पहाड़गंज है, ये इन जगहों पर सेफ़ फील नहीं कर रहे, मतलब कि वहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ये सजेशन दिया है कि जहाँ मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम की जो एरिया है वहाँ पर इनको भेज दिया जाए, मतलब ठीक है, मुस्लिम एरियाज़ बना दिए जाएं उन जगहों को जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एरिया हैं, ठीक है। तो बाय लेट नवंबर, मतलब नवंबर के एंड तक जो नेहरू जी थे वो उन्होंने भी मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि जो बहुत कम मुस्लिम्स है जिन्हें मतलब अपने घरों में और सिक्योरिटी मिल रही है, मतलब जो नॉन मुस्लिम एरियाज़ हैं उनमें, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने जो चीफ एडवोकेट थे ऑफ टर्निंग दी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ इनटू अ मुस्लिम जोन्स, मतलब उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को मुस्लिम जोन्स में बदल दिया गया, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग रह रहे थे उनको मुस्लिम जोन ही बना दिया गया, ठीक है, ताकि वहाँ पर मुस्लिम सेफ रह सकें। नाउ गांधी जी ये सब देखकर मतलब ये जो कम्युनल टेंशन थी ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि किस तरीके से मतलब पूरी जो सिटी है वो सिटी ऑफ डेथ बन गई है। मतलब ये जो मार काट हो रही थी दिल्ली के अंदर और जो और भी जगहों पे जो हो रही थी, इसकी वजह से उन्होंने इवनिंग में प्रेयर करी कि ये जो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए, सिटी में शांति लाने के लिए वो डू और डाई का मिशन ला रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं मतलब। और इसकी वजह से उन्होंने जो मतलब गांधी जब दिल्ली के अंदर आए तो ये दिल्ली के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी इंटरवेंशन की वजह से जो एक सेकुलर नेशनलिस्ट जो एलिमेंट थे, जो कि मोरल स्ट्रेंथ बनी, जो कि ज़रूरत थी उस टाइम पे लड़ने के लिए, उनके प्रेजेंस ने गवर्नमेंट और जो आर्मी थी और जो कांग्रेस के वर्कर्स थे उनको इकट्ठा किया, मतलब कि उनकी जो ड्यूटी थी उन्हें रिकॉग्नाइज़ कराई, उनको मतलब इनिशिएट मूव्स लेने के लिए मतलब मजबूर किया, मतलब फॉर रीस्टोरेशन ऑफ पीसफुल कंडीशंस, मतलब फिर से ताकि शांति आ सके सिटी के अंदर। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने फास्ट भी रखा था ताकि जो सिटी है सिटी के अंदर शांति आ सके। तो उनका जो फास्ट था वो एक मिरेकल की तरह मतलब काम करा उसने भी, मतलब कुछ टाइम के लिए, मतलब 1946 से दोबारा सिटी रीबिल्ट होनी शुरू हुई, वहाँ पे लोग बसने शुरू हुए। बट
1948 में सब कुछ चेंज हो गया, मतलब पूरा सिनेरियो जो है पूरा चेंज हो गया। गांधी जी ने मतलब जितनी ज़्यादा जो मतलब उन्होंने फास्ट करा था उसकी वजह से जो जो कुछ भी हुआ, मतलब शांति आई जो थोड़ा बहुत, उससे भी ज़्यादा जब गांधी जी की डेथ हो गई थी तो उससे एक मतलब बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि जो हिंदू मुस्लिम वायलेंस थी वो रुक गई। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके अंदर चेंजेस आए, मतलब ये जो जितने भी ये हिंदू मुस्लिम के जो ड्रामे हो रहे थे वो सब रुक गए। एंड देन उसके बाद 1948 के अंदर दोबारा मुस्लिम्स का आना स्टार्ट हो गया पाकिस्तान से, वो लोग वापस दिल्ली के अंदर आ गए मार्च के स्टार्टिंग में, और दे स्टार्ट री ऑक्यूपाइड देयर ओल्ड हाउस इन द मुस्लिम जोन्स और ऑक्यूपाइड देयर अदर वैकेंट हाउस इन दीज एरियाज, मतलब जो दूसरे जो और भी जो घर थे उन पे उन्होंने कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि उनके वापस आने से जो फ्रस्ट्रेशन थी और जो एंगर था और ज़्यादा बढ़ गया उन लोगों के अंदर, जो लोग होमलेस थे, रिफ्यूजीज़ थे, मतलब जो लोग पाकिस्तान से आए थे हिंदूज़ और सिख्स, मतलब पाकिस्तान से तो उन्हें निकाल दिया गया था, मतलब वहाँ पे उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब बिहेवियर जो बुरा बुरा हो रहा था, उसकी वजह से वो बेचारे यहाँ पे रिफ्यूजीज़ आए। और यहाँ पर भी जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, मतलब होम नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो लोग वापस आ गए और उन्होंने दोबारा से कब्ज़ा कर लिया, और ऊपर से जो बाकी के जो वैकेंट प्लेसेस थे उन पे भी कब्ज़ा जमा लिया, ऑक्यूपाई कर ली वो जगह भी। तो उनकी वजह से इस सारी चीज़ों की वजह से जो होमलेस हो गए थे हिंदूज़ और सिख, तो उनके अंदर गुस्सा आया और मतलब फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उस टाइम पे दिल्ली के अंदर। उसके बाद जो पेपर पब्लिश हो रहे थे वो पैनिक रिपोर्ट्स बता रहे थे, मतलब उस टाइम पे जो मतलब जो पाकिस्तानी आ रहे थे उन पर मतलब पूरी तरीके से एक पैनिक बना हुआ था उस टाइम पे पूरा। तो उस टाइम पे जो रिटर्नीज़ थे, मतलब जो वापस लौट के आ रहे थे, तो उन्हें प्रोजेक्ट करा गया एज अ लीग, मतलब कि इसका मतलब है कि जो मुस्लिम लीग के साथ कनेक्शन रखते थे। ठीक है, और देवर पीस ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान से थे। और उस टाइम पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे हाजी इमाउद्दीन का हुआ था कि उन्होंने एक रेंट पे ले रखा था प्रिंटिंग प्रेस, और उन्होंने मतलब उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट्स थे। उस टाइम पे बहुत सारे दंगा फसाद हुए, मतलब वायलेंस हुई, और उस टाइम पे बहुत सारे ह्यूमर्स फैले। जून में 1948 के टाइम पे बहुत सारे ह्यूमर्स फैले उस टाइम पे। ठीक है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक बढ़ गया था, मतलब एक तरीके से कहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये भी रिपोर्ट मिल रही थी कि कुछ पाकिस्तानी मतलब जो जासूस थे वो आ गए थे यहाँ पर, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मतलब दिल्ली पूरी तरीके से ट्रबल में घिर गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो दिल्ली का माहौल था पूरा बिगड़ गया था पार्टीशन के टाइम पे। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मतलब समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा चैप्टर 4 भी मैं जल्दी लाने वाली हूँ, तो बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।